तो कैसे हो दोस्तों। आप सभी को आज इसमें मैं बैंकिंग और बैंकिंग के अंदर भी मैं आपको आरबीआई के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बहुत बेसिक तरीके से हम इकोनॉमी को सीखने वाले हैं। बाकी की 5 और क्लासेस मैंने अपलोड की हुई हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो कि यू इकोनॉमी फॉर यूपीएससी के नाम से है। ये आप जाके सर्च करेंगे। साथ ही में एक विज़न आईएएस के टेस्ट लग रहे हैं, वहाँ पे उनमें भी आप जाके टेस्ट लगा सकते हो। और ये भी यहाँ पे आपको सॉल्व टेस्ट दिए जा रहे हैं। जो लोग भी 2025 में प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और जिनको भी अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है वो आप ये वाली क्लासेस करके अपना बेसिक बहुत अच्छा कर सकते हो। साथ में खास बात ये है कि इनमें करंट अफेयर के भी कुछ पार्ट्स साथ में ऐड कर दिए जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू। तो क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले आप @UPSC विद हरीश, आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, ज्वाइन कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। वहाँ पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे मैंने आपको बार्टर सिस्टम पहले समझा रखा है, वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु दो दूसरी वस्तु आप खरीद लो, वो सब चीज़। तो उन सब चीज़ों के आगे जाके मुद्रा बन जाती है, यानी कि पैसे, कॉइन, सिक्के बन गए। अब उनके बाद में कैसे संचालन होता है, अब लोग कैसे जमा करेंगे, वो सारी चीज़। यानी कि एक ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, वित्तीय मध्यस्थ। जैसे सपोज आप लोग यहाँ एक जगह बैठे हैं और दूसरी जगह यहाँ किसी दूसरे देश में या फिर भारत के ही कहीं दूसरे कोने में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इसको पैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगे, अब कैसे दिए जाएंगे। और ये पैसे कैसे है कि एक मध्यस्थ की ज़रूरत पड़ी भाई, एक यहाँ पे इंटरमीडियरीज हो। ठीक है, यानी कि वित्तीय मध्यस्थ हो। और वो वित्तीय मध्यस्थ कैसे पैसे भेजेगा, यहाँ पे रहेगा, हम इसे भेज देंगे, ये अपने पास से यहाँ भेज देगा। इसी की व्यवस्था की नीड थी, यानी कि एक वित्तीय मध्यस्थ चाहिए, उसकी नीड यहाँ पे थी। तो अब क्या होगा कि एक किसके बीच में काम करेगा। जैसे कोई ऋण देने वाला है, ऋण लेने वाला है। मान लीजिए व्यक्ति ए है, व्यक्ति बी है, इसको ऋण देना है और इसको लेना है। तो ये आपस में इस तरह से यहाँ पे काम की जाएंगे। तो बैंक किस तरह का काम करता है, भाई मैं यहाँ पे लोन इसे दे दूंगा। एक निवेशक होगा, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति है और उसे ब्याज, मतलब व्यवसाय वाला है, उन सबके बीच में कौन होगा, तो वित्तीय मध्यस्थ होगा। यानी कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा, व्यवसायी को पैसा चाहिए तो वो यहाँ से पैसा लेगा, इन्वेस्टर बैंक दे देगा, ये बैंक इसको जाके व्यवसाय वाले को पैसा दे देगा। इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। आगे जैसे देखेंगे, आई होप आप समझोगे कि वित्तीय मध्यस्थ की बात चल रही है। जैसे आप देखेंगे कि तो वित्तीय मध्यस्थ कैसे होते हैं। एक तो होता है बैंक होता है, एक होता है गैर बैंक। तो बैंक की बात करते हैं तो बैंक में कौन कौन आते हैं। तो बैंक में एक तो आती है वाणिज्यिक बैंक, एक सहकारी बैंक, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स आती हैं। एक वाणिज्यिक बैंक कौन सी होती है, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक भी आती है। अब इनमें भी आपके आरआरबीज, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, और जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाती है, लोकल एरिया बैंक आ जाती है और पेमेंट बैंक्स, ये सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरा देखेंगे सहकारी बैंक हो गया। गैर बैंक में क्या होता है, तो गैर बैंकिंग यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनबीएफसी। ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, एनबीएफसी। दूसरा कुछ ऐसे होते हैं जो संसद अपने आप खुद कानून बनाती है और संस्थाओं का गठन करती है, जैसे कि ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अभी वर्तमान में 5 है। सबसे लेटेस्ट बना नैफिड बना हुआ है, जैसे एग्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, एनसिडबी, नैफिड। अब हम एनबीएफसी देखेंगे तो एनबीएफसी के अंदर कौन कौन आता है। प्राथमिक डीलर आता है, म्यूचुअल फंड आता है, इंश्योरेंस कंपनी आती है। इसको रेगुलेट कौन करता है, आईआरडीए, इरेडा इसको रेगुलेट करता है। पेंशन फंड होता है, माइक्रो फाइनेंस, मुद्रा लिमिटेड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसे नेशनल हाउस बैंकिंग इसको विनियमित करता है। वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंक, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हुई, ये सेबी इसके द्वारा विनियमित करता है। निधि बैंक की कंपनी एक्ट 1956 के तहत विनियमित की जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप देखिए। पहली बात मैं समझा रहा हूँ, एक वित्तीय मध्यस्थ की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे वित्तीय मध्यस्थ के रूप में एनबीएफसी यानी कि गैर बैंक और बैंक उभर के सामने आती हैं। बैंकों का हम वर्गीकरण करते हैं, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों में होता है। अब आगे हम देखेंगे कि इन्हीं चीज़ों को कैसे समझना है। अब हम पहले समझेंगे इतिहास इनका थोड़ा सा, यानी कि हमें बैकग्राउंड देखने की ज़रूरत है। जैसे कि 1913 में क्या हुआ कि
ब्रिटिशर्स को लगा कि एक बैंक की हमें ज़रूरत है, यानी कि वाणिज्यिक बैंक की हमें नीड है। तो 1913 में लगता है उन्हें। 1926 में एक रॉयल कमीशन बनाया जाता है, जो कि भारतीय करेंसी पर रॉयल कमीशन बनता है, उसका नाम था हिल्टन वांग कमीशन। तो ये 1926 में बना है भारतीय करेंसी पर। तो इसमें क्या हुआ, इसने क्या कहा, भाई तुम एक, हमें केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है जिसका नाम रखा जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक बनाया जाए। तो हिल्टन यंग कमीशन ने ये कहा कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1926 में बनाने की बात कही। फिर उसके बाद 1929 में अमेरिका में सबको पता होगा आर्थिक मंदी आ जाती है। अभी और थोड़ी सी मजबूती नज़र आने लगी कि अभी बहुत ज़्यादा गहराई से आवश्यकता नज़र आई कि आय का रिजर्व बैंक की गठन की आवश्यकता पड़ी, तो आरबीआई के गठन की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद 1934 में आरबीआई की स्थापना हेतु एक कानून बना दिया जाता है, और आरबीआई एक्ट अधिनियम 1934 आप लोगों ने सुना ही होगा, तो ये बन गया। उसके बाद में 1935 में अप्रैल में क्या हुआ, आरबीआई शुरू हो जाती है। इसके जो पहले गवर्नर बनते हैं वो ऑसबोर्न स्मिथ बनते हैं। तो पहले गवर्नर ध्यान रखिएगा, ऑसबोर्न स्मिथ। उस समय इंडिया के वायसराय कौन थे, इंडिया के वायसराय थे विलिंगडन। तो विलिंगडन उस समय वायसराय थे। अब आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उस समय जो गवर्नमेंट थी उसका ओनरशिप ओनली कितनी थी, 4.4% के आसपास उनकी ओनरशिप थी। यानी कि सरकार 100 रुपये में से केवल 4.4 रुपये के ही भागीदारी थी। बाकी कौन थे, बाकी निजी लोग, जो प्राइवेट लोग थे, उन लोगों ने इसमें ओनरशिप बना रखी थी। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। उसके बाद जुलाई 1935 होता है। जुलाई 1935 में आरबीआई ने एक एक्ट पास किया। उसमें एक्ट पास में ये लिख दिया कि भाई शेड्यूल बैंक जो होगी उसको कैश रिजर्व रेशियो को रखने की आवश्यकता होगी। ये कैश रिजर्व रेशियो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप बस यहाँ ध्यान रखिएगा। शेड्यूल 2 यहाँ पे जो आरबीआई एक्ट का शेड्यूल 2 है उसके अंदर में कौन सी होगी, अनुसूचित बैंक होगी, यानी कि शेड्यूल्ड बैंक इसके अंदर आएगी, और शेड्यूल्ड बैंक को नीड होगी सीआरआर रखने की। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखना। 1943 एंड 49 में क्या हुआ, वहाँ पे सेकंड फॉर्मर गवर्नर बनते हैं। कौन बनते हैं, सीडी देशमुख। ये दूसरे गवर्नर थे जो कि भारतीय थे। ये पार्टिसिपेटेड करते हैं किसमें, इन्होंने पार्टिसिपेट किया जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है अमेरिका में, यूएसए में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है, आपको पता होगा 1944 में होती है, जिसमें 3 संस्थाएं उभर कर आती हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और गैट ही जाके 1995 में जाके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो गैट समाप्त होता है 1995 में, ये डब्ल्यूटीओ बन जाता है। ये ध्यान रखना है बस थोड़ा सा। अब उसके बाद देखेंगे हम 1948 और 49। यहाँ पे आरबीआई करता है ट्रांसफर ओनरशिप एक्ट आता है 1948 में। ये ध्यान रखना कि इसमें थोड़ा सा क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, अगर ज़रूरत हुई तो। पहले पूछे जाते थे लेकिन इस समय ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो आरबीआई ने ट्रांसफ़र ओनरशिप एक्ट बनाता है, आरबीआई का ये बना 1948 में। अब ये क्या हुआ, इसमें आरबीआई का जो गवर्नर है वो संसद को जवाब देगा जब ये ओनरशिप ट्रांसफ़र, किससे ओनरशिप ट्रांसफ़र करी। मैंने बताया कि पहले 4.4% गवर्नमेंट के पास था। अभी आरबीआई ने जो प्राइवेट लोग से, उन लोगों से यानी कि निजी लोगों से इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर ली है सरकार ने अपने पास में। तो अब क्या हुआ, जब सरकार की इसमें सहभागिता ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे आरबीआई का जो गवर्नर था अब वो किसको देगा, अब ये संसद के सामने जवाब देगा, भाई संसद को बताएगा सारी चीज़ें। साथ में क्या कहा, भाई जो लाभांश होगा उसका वितरण कैसे होगा, उसका वितरण हम सरकार को देना होगा। यानी कि आप जो भी पैसा कमाओगे उस पैसे पे जो लाभांश मिल रहा है वो आपको सरकार को देना होगा। ये 1948 के एक्ट में ये कहा गया। देन उसके बाद में क्या होता है, 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बन जाता है। उस समय क्या होता है, जो गवर्नर थे वो उतने शक्तिशाली नहीं थे, उस समय उनके पास में पावर्स उतनी नहीं थी। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको और एक एक्ट पास करके देता हूँ, उसमें मैं आपकी शक्तियाँ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या पास करवाया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब यहाँ पे देखिए, अब वर्ड देखिए रेगुलेशन। अब रेगुलेशन कैसे करेगा, यानी कि कोई बैंक, नई बैंक खोलनी हो, नए लाइसेंस लेने हो, आप जाइए आरबीआई इस एक्ट के तहत आपको लाइसेंस देगा। अब उस पुरानी बैंक को अपनी शाखा नई खोलनी हो, उसके विस्तार की परमिशन देगा। तरलता मानक जैसे SLR बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली जाएगी। ऑडिट नॉर्म्स आपके वहाँ पे रखे जाएंगे, यानी कि तरलता के लिक्विडिटी नॉर्म्स, ऑडिट नॉर्म्स, ये सब के द्वारा आरबीआई को शक्ति दे दी गई, यानी कि आरबीआई के गवर्नर को ये शक्ति दे दी जाती है। एक सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आरबीआई के क्या क्या कार्य होंगे। अब आरबीआई क्या क्या वर्क करता है, ये एक बार आप थोड़ा सा, मैंने इस तरह का बनाया है, अजीब सा बना, बट स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे समझ लेना। तो आरबीआई ने क्या क्या कार्य किए,
आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं। आरबीआई देखो सबसे पहले पता होगा भाई, नोट जारी करता है, असीमित विधि ग्राह्य है यानी कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स जारी करता है, आपको पता होगा, ठीक है, नोट जारी करना इसका काम है। विदेशी विनिमय का संरक्षक है, यानी कि प्रबंधित तरलशीलता के द्वारा डॉलर जो है उसका क्रय विक्रय करता है, यानी कि विदेशी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका संरक्षक के रूप में आरबीआई काम करता है। बैंकों का बैंक के रूप में काम करता है तथा पर्यवेक्षी की भूमिका यानी कि विनियामक की भूमिका भी ये निभाता है। अब बैंकों को जब पैसे की नीड होती है, जब अंतिम वहाँ उन्हें बैंक को पैसा कहीं से नहीं मिल रहा है, तो वो सीधा जाए आरबीआई के पास, वो वहाँ से उससे पैसा ले सकती है। यानी कि वाणिज्यिक बैंक को ऋण ले सकते हैं, रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के तहत समाशोधन गृह की सुविधा यहाँ पे दे दी जाती है। अगर जो यहाँ पे इन बैंक में है, सीआरआर और एसएलआर की फैसिलिटीज़ भी ये सब यहाँ पे दी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे 2012, 13 और 21 के प्री में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो और दूसरा क्या है कि ये सरकार का बैंकर के रूप में काम करता है। सरकार के बैंकर के रूप में कैसे काम करेगा, जैसे कि जीएसटी है, इनकम टैक्स है, उसका संग्रहण यानी कि उसको इकट्ठा करके बैंक अकाउंट में जमा करेगा। प्रतिभूतियों का जो है सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट की, सरकार की तरफ से उनका क्रय विक्रय किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रधान जो खाते हैं उनका प्रबंधन ये करता है। वित्तीय परामर्शदाता के रूप में ये काम करता है, ऋण ये सरकार को देता है। अब जब सरकार के वित्त राजस्व घाटे की वित्त व्यवस्था भी इसी के तहत आरबीआई के द्वारा की जाती है। अंतिम ऋणदाता के रूप में माना जाता है। साख का नियंत्रण करता है, साख नियंत्रण कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, सीमांत आवश्यकता आदि के द्वारा ये सब कार्य आरबीआई के यहाँ पे हो जाते हैं। बाकी और देखेंगे ये मुद्रा आपूर्ति करता है, तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रक भी है, ठीक है, और एक ये संवर्धक भूमिका भी निभाता है, प्रमोशनल रोल्स निभाता है। कैसे, यानी कि शिकायत निवारण का अधिकारी भी ये नियुक्त करता है, और वित्तीय समावेशन की सुविधा भी देता है। वित्तीय समावेशन कैसे, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मानक यानी कि नॉर्म्स बना दिए, जैसे कि आप देखेंगे आरआरबीज के लिए 75% दिया जाता है, उसके 50% के जो लोन होंगे वो 25 लाख रुपए से अधिक के नहीं होंगे। तो ये कौन कहेगा, ये कहेगा आरबीआई कहेगा, आरबीआई कहेगा, यानी कि वित्तीय समावेशन की भूमिका में एपीएसएल नॉर्म्स बनाता है। ओपन बैंक्स यानी कि 25% बैंक्स इन रूरल एरियाज में, अगर आप बैंक खोलते हो तो 25% ये बैंक इन रूरल एरियाज में आप खोलोगे, तो ऐसी ये कुछ कंडीशंस लगाता है। वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये निकालता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी देता है, जैसे कि बेसल, आईएमएफ और G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इन सब में भी ये सहयोग देता है। तो आरबीआई के इतने सारे काम हो जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा और। अब देखिए एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी है, आर्टिकल 371 का क्लॉज एफ में यहाँ पर है सिक्किम को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। वहाँ की जो बैंक है सिक्किम की जो बैंक है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम इज़ आउटसाइड आरबीआई रेगुलेशन, तो वो इनसे आरबीआई के रेगुलेशन से आउटसाइड है यहाँ पे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो ये ध्यान रखना। बाकी देखेंगे और एक चीज़ है यहाँ पे 2021 में आरबीआई ने इसमें सदस्यता ली है, यानी कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, NFGS। ये क्या है, पूरी दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, ग्रुप ऑफ द सेंट्रल बैंक्स है जो है, ये क्या कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के विकास में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पेरिस में। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे आरबीआई का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। अब अभी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स, आरबीआई कैसे काम करेगा। अभी मैंने आपको पीछे कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे जैसे कि बैंकर के रूप में काम कर रहा है, नोट जारी कर रहा है, पर्यवेक्षी की भूमिका निभा रहा है। अब इन पर्यवेक्षी की भूमिका के लिए वो क्या क्या करेगा, ठीक है, साख का नियंत्रण करेगा आदि ऐसे कार्य वो किस तरह करेगा। अभी आरबीआई कुछ चीज़ें कर रहा है और कस्टमर्स का भी ध्यान रखता है। अब आप समझिए, आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सपोज आपके पिताजी या आपके दादाजी का कोई अकाउंट बैंक में है और उनको 10 साल से पता ही नहीं है कि उनका पैसा कितना किस बैंक में है, वो भूल गए हैं कि कहाँ पे उनका कितना पैसा जमा है। तो उसी के लिए एक पोर्टल बनाया है, उसका नाम है उद्गम पोर्टल, अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स। ये 2023 में बनाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उद्गम पोर्टल पूछा जा सकता है, आरबीआई ने बनाया है। ये क्या करेगा, 10 साल से अगर आप पैसे मांगने नहीं गए हैं तो बैंक क्या करेगा, आपकी जिस बैंक में अकाउंट है वो क्या करेगा, इसे डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी कि DEF फंड में ट्रांसफ़र कर देगा। ये कहाँ करेगा, आरबीआई का फंड है, इस फंड के अंदर में ये चला जाएगा। आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ये पैसा चला जाएगा। अभी इसे 2023 में और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है, आसान बनाया जाता है। जमाकर्ता विभिन्न बैंकों में जो भूले हुए पैसे हैं को आधार या पैन कार्ड से एक ही स्थान पर खोज सकता है। देखिए और ईजी कैसे बना दिया गया, तो इसे ईजी जो बनाया है,
अभी क्या है कि आपके मान लीजिए मल्टीपल, एक बैंक, दो बैंक, तीन बैंक अकाउंट में खाते हैं। अब आपको एक बैंक का पता था, दूसरे तीसरे का आपको नहीं पता, या आपके दादाजी को नहीं पता था, तो अब उन्होंने, आरबीआई ने और क्या फैसिलिटी दे दी कि आप जाइए उद्गम पोर्टल पर, अपना आधार कार्ड या पैन नंबर डालिए, जितने भी बैंक अकाउंट, मल्टीपल बैंक अकाउंट हैं जिनमें आप पैसा भूले हुए हैं, वो सब एक ही स्थान पर आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, अंत में अंतिम उद्देश्य क्या है कि सरकार, बैंक भी चाहती हैं आम आदमी का भला हो। ठीक है, इसी तरह से कार्य कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट देखेंगे हम, प्रभा पोर्टल है। प्रभा पोर्टल जो है, प्रभा पोर्टल आप देखेंगे ये फॉर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई 2023 में आया है। आरबीआई से लाइसेंस लेने के लिए, अब आप समझेंगे, यानी कि आपको, आपका मन करता है कि भाई मुझे तो बैंक खोलनी है, एनबीएफसी खोलनी है, डिजिटल पेमेंट कंपनी कुछ खोलनी है, ठीक है, तो उस तरह की आपको कोई चीज़ खोलनी है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे आरबीआई के, धक्के खाएंगे, चक्कर लगाना है, यानी कि आप वहाँ पे खुद से जाना आना रहेगा ऑफलाइन तरीके से, तो बहुत प्रॉब्लम आती है फेसेस करने, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए, उस चीज़ को भी ईजी करने के लिए आरबीआई ने प्रभा पोर्टल बना दिया। भाई आइए, आप इस प्रभा पोर्टल पे एप्लीकेशन दीजिए, वहीं पे आपका लाइसेंस हम बना देंगे। ये इस तरह की चीज़ें इन्होंने की गई। तो प्रभा पोर्टल आप याद रखेंगे, प्रभा से याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे कि दक्ष वेब पोर्टल फॉर सुपरविजन। अब दक्ष समझेंगे, दक्ष क्या है, तो देखो बैंक क्या हो गई, यहाँ पे अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। दक्ष यानी कि दक्षता में सुधार करना है, बैंकों की में सुधार करवाएगा। अब ये पोर्टल है आरबीआई का, तो यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे कि बैंक या एनबीएफसी है, वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को आरबीआई को देंगी, ये काम होगा यहाँ पे। अब ऐसी नेक्स्ट पोर्टल है ई कुबेर पोर्टल। अब ई कुबेर पोर्टल क्या है, ई कुबेर पोर्टल जो है ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्रदान करता है, यानी कि सीबीएस। ये सभी बैंकों के करंट अकाउंट होते हैं, यहाँ पे ई कुबेर पर सभी बैंकों के करंट अकाउंट होते हैं, ध्यान रखना। आरबीआई एनईएफटी, आरटीजीएस, रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन आदि जैसे यहाँ पे कार्य करती है। यहाँ पर देखिए, आप मान लीजिए खुदरा निवेशक, आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो वो जाइए यहाँ पर ई कुबेर पर जाकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आप खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई की दूसरा है आरबीआई साइबर सिक्योरिटी डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म 2024। अब इसी वर्ड से आप समझ गए होंगे, साइबर सिक्योरिटी के लिए खोला है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, यानी कि जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनको कम करने के लिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए कि किस तकनीक के द्वारा इन्हें और कम किया जा सकता है, यानी कि पेमेंट फ्रॉड है, उन्हें नई तकनीकों का विकास करने के लिए। ठीक है, इसके लिए एक कमेटी बनाई है, यानी कि एचपी होता समिति बनाई है। तो एचपी होता समिति याद रखिएगा किसके लिए बनाई गई है। नेक्स्ट देखेंगे, आरबीआई ने पहली विशिष्ट स्टैंड अलोन रिपोर्ट पेश की है। ये आपका करंट अफेयर है, ठीक है। तो उस पहली रिपोर्ट पेश की है किस पे, लोकपाल योजना 2022-23 पर अपनी रिपोर्ट इसने पेश किया। और क्या किया, एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के अंडर किया, यानी कि RBIDS, ठीक है, के अंतर्गत ये 2021 के अंतर्गत ये किया। अब ये क्या है, यानी कि वैकल्पिक शिकायत निवारण फ्रेमवर्क के रूप में आरंभ किया गया था। ये आरबीआई क्या है, विनियमित संस्थान, जो आरबीआई रेगुलेटरी एंटिटीज हैं, उन्हें या वो अपने ग्राहकों को कैसी सुविधाएं दे रही हैं, यानी कि अगर वहाँ उसके ग्राहक को, यानी कि जो विनियमित संस्था जिनको आरबीआई विनियमित करता है, ध्यान रखिएगा, तो उसके ग्राहक को अगर कोई परेशानी है तो वो जाएगा यहाँ पे शिकायत दर्ज करा देगा। ठीक है, तो ये शिकायतों का समाधान कराया जाएगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये निःशुल्क होगी। अब हम बात करेंगे कि इसके लोकपाल के गठन की बात करते हैं, ये कैसे गठित किया जाएगा। देखिए, इसके गठन की जो बात है, यहाँ इसका गठन कैसे किया गया, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, आरबीआई एक्ट 1934, भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, ठीक है, से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके इसका गठन किया जाएगा। तो ये 3 एक्ट हैं, ध्यान रखिए, 1949, 1934 और 2007 ये एक्ट हैं। ये पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के द्वारा, एक एक्ट दे दे बाकी के 2 ना दे, इस तरह का हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे ये किस किस चीज़ की कवरेज करता है। देखिए, इसके अंदर कौन कौन सी बैंक का कवरेज आता है। देखिए, इसमें सभी बैंक अधिकतर आती हैं, कुछ नहीं आएंगी वो मैं बता दूंगा। एक तो वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स आती हैं, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक इसमें आती है, गैर अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक इसके अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, गैर अनुसूचित भी आती है, अनुसूचित भी आती है, बट गैर अनुसूचित कौन सी आती है, जो 50 करोड़ से अधिक की जमा स्वीकार करने वाली हो, यानी कि 50 करोड़ से प्लस का अगर जो जमा स्वीकार करती है, वैसी गैर अनुसूचित बैंक भी इसके अंतर्गत आती है।
कुछ एनबीएफसी आती हैं, एनबीएफसी कई प्रकार की होती हैं, यह नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको। एनबीएफसी डी लिखा हुआ है डिपॉजिट यानी कि, और एनबीएफसी अगर एनडी लिखा हुआ है तो नॉन डिपॉजिट होती हैं। कुछ एनबीएफसी होती हैं जो जमा स्वीकार करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं करती हैं। तो एनबीएफसी डिपॉजिट इसमें है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को छोड़कर अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। एनबीएफसी डिपॉजिट इसमें की जाती है। भुगतान प्रणाली के सभी भागीदार इसमें शामिल होते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां यानी कि सीआईसीज को भी इसमें शामिल किया जाता है। एक बारी दोबारा से आप इसको देख लेना। वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी बैंक, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, गैर अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जो 50 करोड़ से अधिक की जमा स्वीकार करते हो, एनबीएफसी डी डिपॉजिट वाली, भुगतान प्रणाली के सभी भागीदार, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां। आरबीआई क्या करता है? अब देखिए, आरबीआई अपने अधिकारियों में से एक या अधिक को लोकपाल या उपलोकपाल नियुक्त कर सकता है। कितने? 3 साल के लिए। तो ये लोकपाल उपलोकपाल कौन नियुक्त करता है? आरबीआई नियुक्त कर रहा है अपने यहाँ पे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। अब अनुसूचित यानी कि शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? शेड्यूल्ड बैंक, पहली बात तो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसके शेड्यूल 2 में सूचीबद्ध होते हैं। ठीक है, शेड्यूल 2 में सूचीबद्ध होते हैं। अब इन्हें कब गठित किया जा सकता है शेड्यूल्ड बैंक को? शेड्यूल बैंक को आपको गठित करने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त आपकी क्या होगी? कम से कम 2 शर्तों को ये पूरा करना चाहिए। पहली शर्त क्या है कि न्यूनतम चुकता पूंजी और आरक्षित निधि जो है, पेड अप कैपिटल या और एंड रिजर्व जो बोलते हैं, वो कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 5 लाख रुपए आपके पास है, तो क्या आपकी बैंक आप अनुसूचित बना सकते हो? नहीं। अभी दूसरी चीज़ और होगी, जमाकर्ताओं को नुकसान न हो इस प्रकार अपना कार्य करें, यानी कि जो डिपोजिटर्स हैं यानी कि बैंक के जो कस्टमर हैं उनके आर्थिक हितों का हनन ना करती हो बैंक। तो इन 2 शर्तों को पूरा करेंगे तो उसे हम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कह देंगे। अब इसे और इजी तरीके से हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका मन किया आपको बैंक खोलना है, तो मैं उसमें कुछ स्टेप्स बताता हूँ। मान लो आप बैंक खोलने जा रहे हैं, तो आपको पहले कंपनी रजिस्टर्ड करनी होगी, अपनी पहला स्टेप होगा। उसके बाद आपको पूंजी इकट्ठा करना होगा, चाहे आप शेयर्स और बॉन्ड्स के द्वारा जारी एक पैसा इकट्ठा करो तो पूंजी इकट्ठी कर ली। सपोज आपने कंपनी भी बना ली, कंपनी के बाद आपने पैसा भी इकट्ठा कर लिया। पैसा इकट्ठे करने के बाद आप चले गए आरबीआई से, भाई आरबीआई को अप्लाई कर दिया। जैसे कि प्रवाह पोर्टल मैंने आपको बताया था, आप जाके प्रवाह पोर्टल पे अप्लाई कर दिए कि ठीक है भाई मेरे पास पैसे हैं और मैं लाइसेंस लूँगा। वो कहेंगे ठीक है भाई हम तुम्हें लाइसेंस तो दे रहे हैं। अभी क्या करेंगे? जैसे कि मिनिमम पेड अप कैपिटल आपके पास 5 लाख रुपए है। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास ये कैपिटल नहीं है, अगर नहीं है तो आप नॉन शेड्यूल्ड बैंक होंगे। अगर आपके पास अगर पेड अप कैपिटल है तो अब क्या करेगा? आपने जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा आप कर रहे हो। अगर आप जमाकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर रहे हो तो आप नॉन शेड्यूल्ड बैंक रहेंगे। अगर सुरक्षा कर रहे हो, अगर आप तो आप शेड्यूल्ड बैंक बन जाते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख रुपए लेके पहुंच गए और जाते ही आरबीआई ने पहले दिन से ही कह दिया कि ठीक है भाई आपने अपने ग्राहकों की कैसे पता चलेगा हितों की सुरक्षा कर रहे हो। तो आरबीआई 1 साल तक आपका मुआयना करता है, उसके बाद में आपको शेड्यूल बैंक का दर्जा देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम कुछ चीज़ें और देखेंगे यहाँ पे अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों के बारे में। अनुसूचित बैंक जो होते हैं वाणिज्यिक बैंक होते हैं, और यहाँ पे कई दूसरा देखेंगे इधर गैर अनुसूचित में देखेंगे ये कई सहकारी बैंक भी यहाँ पे शामिल होते हैं। और अनुसूचित में भी सहकारी बैंक आते हैं, जैसे तमिलनाडु स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, हरियाणा राज्य की भी सहकारी बैंक इसमें आ जाती है अनुसूचित बैंक में। अनुसूचित बैंक जो है सीआरआर आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है, लेकिन जो है गैर अनुसूचित है वो सीआरआर अपनी तिजोरी में रख सकता है। आरबीआई से अनुसूचित बैंक जो है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो ऑपरेशन जो होते हैं, एमएसएफ की सुविधा यानी उधार व जमा की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन आरबीआई की यहाँ पे मर्जी है कि भाई इनको ये फैसिलिटी दी जाए या नहीं दी जाए। वित्तीय समावेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना जो 0 बैलेंस अकाउंट खोलेगा, यानी कि सरकारी योजनाएं जो है वो अनुसूचित बैंकों को ही प्राथमिकता देती हैं। अहम भूमिका निभाते वित्तीय समावेशन में सहकारी योजना में इनकी भूमिका शामिल नहीं होती है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि मौद्रिक नीति क्या है। तो बैंक आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। मौद्रिक नीति क्या है? देखिए, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरें और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करता है। इससे देश की आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, आप समझिए यहाँ पर ब्याज दरें नियंत्रित कर जाएंगी, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति, अब ये सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे। अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति के उपकरण कैसे काम होंगे ये सारे। तो अब कैसे काम होंगे आर्थिक स्थिरता लाने के लिए? तो यहाँ पे मौद्रिक नीति के 2 उपकरण माने जाते हैं, एक मात्रात्मक, एक गुणात्मक या चयनात्मक।
जी। तो मात्रात्मक जो उपकरण है इसके अंदर में दो नीतिगत दरें आती हैं, दो नीतिगत अनुपात आते हैं। नीतिगत दरों में रेपो रेट बैंक दर आता है और यही नीतिगत अनुपात में सीआरआर और एसएलआर आता है। देखिए रेपो दर जो होती है अल्पकालिक होती है। अगर रेपो रेट अगर बढ़ती है तो लोन महंगे होते हैं, रेपो रेट अगर कम होती है तो लोन सस्ते होते हैं। लोन सस्ते होते हैं तो मांग बढ़ जाएगी। अगर लोगों को भाई लोग ज़्यादा लोन लेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये यहाँ से इन्फ्लेशन का कारण भी बन सकती है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी रेपो रेट के ऑपरेशंस बैंक करता है। अभी देखेंगे कि जैसे एमएसएफ अभी वर्तमान में 6.50% चल रहा है, लेफ एंड एमएसएस। अभी गुणात्मक जो या चयनात्मक जो उपकरण है इसमें कौन कौन से, जैसे सीमांत आवश्यकता, प्रत्यक्ष कार्यवाही बैंकों के खिलाफ की जाती है, साख की राशनिंग की जाती है, कौन से एरिया में आपको पैसा बांटना है, उपभोक्ता ऋण नियंत्रण किया जाता है, नैतिक प्रभाव यहाँ पर डाला जाता है। नैतिक दबाव के द्वारा भी आरबीआई बैंकों को कंट्रोल कर सकता है गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण के द्वारा। तो मौद्रिक नीति के उपकरण आप समझ गए। अब हम बात कहेंगे एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं यहाँ पर। अब कौन करेगा भाई, ये जो गुणात्मक और चयनात्मक जो कार्य थे, उपकरण थे, इनका यूज़ कैसे होगा, ये कौन तय करेगा, ये सब तय करने के लिए आगे आ जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है ये आरबीआई एक्ट 1934 है जिसे 2016 में संशोधित किया था। वहाँ पर 45 ZB के तहत में ये गठित की जाती है। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, यानी कि 6 सदस्य होते हैं। इसमें से 3 आरबीआई के, 3 केंद्र सरकार के। आरबीआई में के जो गवर्नर है वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य अधिकारी यहाँ पे होते हैं। केंद्र सरकार नियुक्त करती है। इसमें देखिए 4 वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करना इसके लिए अनिवार्य है। कोरम इसके पूरा करने के लिए 4 सदस्य चाहिए, यानी कि 6 हैं, 6 में से कम 4 लोग होने चाहिए इसकी बैठक में। निर्णायक मत अगर दोनों में टाई हो जाता है, 2-2 वोट हो जाते हैं, तो निर्णायक मत कौन देगा, वो गवर्नर देगा। आई होप आप समझे होंगे, इससे ज़्यादा इजी और कुछ तरीका होगा नहीं। अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, मैं वो आपको समझा देता हूँ। जैसे ऊपर आपने पढ़ा होगा मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों में, तो जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर। तो रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो है वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है। सपोज दैट बैंक ए, यानी कि एक्सिस बैंक मान लेते हैं, एक्सिस बैंक को पैसे की जरूरत पड़ी, वो बैंक के पास गया, आरबीआई के पास, वो कह रहा है भाई तुम मुझको थोड़ा सा पैसा दे दो। तो आरबीआई कहेगा देख मेरा जो ब्याज की रेट है ना, रेपो रेट, वो चल रही है अभी जो 7 फरवरी 2025 की अपडेटेड है 6.25% की रेट है। अब आप देख लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए आरबीआई से एक्सिस ले आया 6.25 पे, तो क्या कस्टमर को इसी पे देगा? नहीं, अब ये कह देगा भैया 8% पे दूंगा या मैं 9% पे दूंगा। फिर ये कस्टमर भी वेरी हो जाता है, तो ये इससे प्रॉफिट भी कमा लेता है। इस तरह से चलता है। तो रेपो रेट आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो की। अब रेपो रेट में तो देखो यहाँ से आरबीआई से पैसा आ रहा था, यहाँ पे एक बैंक के पास में, एक्सिस के पास में आ रहा था। अभी क्या हुआ, मान लेते हैं हम एक्सिस के पास में बहुत अनलिमिटेड पैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ये क्या कह रहा है, रिवर्स रेपो, भाई मैं अपना पैसा यहाँ आरबीआई को देना चाहता हूँ। तो ये आरबीआई क्या कहेगा, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है, यानी कि अब क्या आरबीआई उधार ले रहा है। अब आरबीआई कितने पे उधार ले रहा है? 3.35%। ये कह रहा है भाई मैं तो तुम्हें कम पैसे पे दूंगा, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से ये करेगा, तो रिवर्स रेपो रेट कम होती है। अभी बात करेंगे सीआरआर की, बात करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो की बात कर रहे हैं। तो नगद आरक्षित अनुपात बोला जाता है, जैसे बैंकों द्वारा आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से जमा किया जाने वाला धन है। अभी यहाँ ध्यान रखिए अंतर बैंक दावे इसमें शामिल नहीं होते। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे क्या होता है कि बैंक सीआरआर है, जैसे अभी क्या चल रहा है, वर्तमान में 4% चल रहा है। बैंक आरबीआई के पास रखना है 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये में से 4 रुपये आप आरबीआई के पास रखेंगे, सिक्योरिटी के रूप में ये रखवाया जाता है। 4 रुपये यहाँ पे रखेंगे। अभी एक एसएलआर होता है, वैधानिक तरलता अनुपात भी होता है, वो भी लगभग 18% है। तो बैंक वो अपने पास रखते हैं। देखिए किस तरह से कार्य चलता है। एक यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, साख गुणक का कार्य चलता है। साख गुणक तो कैसे होती है, जैसे कि आप सपोज आपके पास 100 रुपये हैं अभी, हाँ एसएलआर और समझाता हूँ, ठीक है। एसएलआर है आपका वैधानिक तरलता अनुपात, यानी कि बैंक अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत नकद, सोना या सरकारी बॉन्ड के रूप में रखा जाता है। अब ये अधिकतम कितना हो सकता है? 40% हो सकता है अधिकतम, ये जो है 40% हो सकता है। ओ सॉरी, क्या होगा, तो अधिकतम ये 40% किया जा सकता है। अभी कितना चल रहा है? अभी जो वर्तमान की स्थिति है वो 18% चल रहा है।
अभी इसे देखिए, अब जैसे क्वेश्चन आ जाए SLR नकद या सोने के रूप में रखा जा सकता है, सरकारी बॉन्ड में रखा जा सकता है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अभी यहाँ देखेंगे हम जो है CRR SLR की बात चल रही थी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट जैसे 100 रुपये आपने बैंक में जमा करे, तो बैंक में क्या हुआ, बैंक ने 4 रुपये तो यहाँ पे रख दिए बैंक उसमें जाके RBI में, बाकी का जो है 18 रुपया बैंक ने सोना खरीद के रख लिया। 18 और 4 22, यहाँ पे 22 रुपये हो गए, बचे कितने 72 रुपीज़। अब बैंक क्या करेगा, बैंक के पास 72 रुपये हैं, अब वो क्या करना चाहेगा। अब मुद्रा गुणक कैसे होगी, इनकी वाणिज्यिक बैंक कैसे मुद्रा आपूर्ति में भूमिका निभाते हैं। अब वो 72 रुपये हुए, अब 72 रुपये में से क्या करेगा वो, इसका भी 4% अपने पास, यानी कि अब वो क्या करेगा, आप कस्टमर गया, सपोज दैट एक कस्टमर गया, कस्टमर ए, इसने कहा कि भाई मुझे लोन दे दो, तो बैंक ने कहा भाई मेरे पास तो 72 रुपये हैं, तो बैंक क्या करेगा, कस्टमर का एक अलग से अकाउंट खोलता है, उस अकाउंट में 72 रुपये जमा करेगा। ठीक है, इसमें 72 रुपये जमा हो गए। अब जो 72 रुपये जमा हुए, अब इसका भी SLR और CRR रखना होगा बैंक के पास, क्योंकि डिपॉजिट दिखाया है, डिपॉजिट के ऊपर RBI ले रहा है, तो वो फिर इसमें से इसका 18% और इसका 4% फिर निकाल के रखेगा। सपोज दैट मोटा मोटा मान लेते हैं कि जो ये राशि बनती है 50 रुपये अप्रोक्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अब ये 50 रुपये इसको कस्टमर को इन्होंने दे दिए, अब ये कस्टमर के अकाउंट में पड़े। इसी प्रकार से पैसा जमा होगा, फिर ये फिर घूमेगा, फिर इसके आगे बढ़ेगा। इसी तरह से मुद्रा गुणक के रूप में ये कार्य करता है। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और है, बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होती है, वह दर जिस पर RBI बैंकों को दीर्घकालिक कर्ज देता है। देखिए, जो रेपो रेट होता है उसमें अल्पकालिक कर्ज दिया जाता है और दीर्घकालिक कर्ज दिया जाता है बैंक रेट में। ठीक है, जैसे कि अब इससे रेपो रेट से अधिक ही ब्याज होगा। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें ब्याज लेते हैं। अब मौद्रिक नीति के मैंने उपकरण आपको बता दिए, मौद्रिक नीति के प्रकार में बताता हूँ। मौद्रिक नीति के प्रकार क्या है, 2 प्रकार होते हैं। तो प्रकार देखेंगे यहाँ पे, देखिए एक होता है अकोमोडेटिव स्टांस, यानी कि उदार विस्तारवादी एक्सप्लेनेटरी पॉलिसी एंड डोविश मॉनेटरी पॉलिसी भी इसको कह दिया जाता है। दूसरा होता है संकुचनकारी नीति, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, यानी कि हॉकिश या कठोर या महंगी मौद्रिक नीति भी इसे कहा जाता है। देखिए दोनों नीतियों में क्या होता है, अब इसको हम समझने की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अकोमोडेटिव स्टांस यानी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी, विस्तारवादी, आप वर्ड को समझिए, यानी कि RBI क्या चाहेगा, विस्तार करना चाहेगा मुद्रा का, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना चाहेगा। अब मुद्रा की आपूर्ति रहेगी कैसे, यानी कि ब्याज दरें कम करके। सपोज अब जैसे कि CRR है, और जैसे आप CRR मैंने बताया भाई, CRR बैंक को रखना होता है, SLR रखना होता है, रेपो रेट पे बैंक उधार लेने जाता है, रिवर्स रेपो रेट पे भी उधार लेने जाता है, उधार मतलब RBI लेता है, बैंक रेट भी कम करता है, यानी कि इसमें इन सारी चीज़ों को CRR SLR RR CRR इन सबको कम करेगा। अब कम करने का कैसे समझेंगे, जैसे कि रेपो रेट कम किया है, यानी कि रेपो रेट अभी जो चल रहा है 6.25% है, अभी ये 6.50% था, तो इसे कम किया। तो ये अगर जैसे मान लीजिए बैंक A है, इस बैंक को ये पैसा अगर 6.25 पे मिल रहा है, तो ये कस्टमर को आगे 8% पे दे रहा है। अगर ये उसे 7% पे मिलेगा, ये कस्टमर को जाके 9% पे देगा। तो ऐसे करेगा ना, तो रेपो रेट को कम करेगा। SLR अगर इसको, जैसे अब SLR को समझ लेते हैं, जैसे कस्टमर अगर 100 रुपये यहाँ पे जमा कर रहा है, उसमें से 4 रुपये CRR के जमा कर रहा है, 18 रुपये SLR के जमा कर रख रहा है अपने पास, बैंक रख रहा है इसमें से 100 रुपये में से। तो अभी क्या होगा, अगर यहाँ पे SLR को कम करेगा, यानी कि बैंक ने कह दिया कि तुम यार एक काम करो, 12 रुपये ही जमा कर लो, और उसके बाद में जैसे कि CRR के लिए कह रहा है कि आप 2 ही रुपये जमा कर लो। तो यहाँ पे देखिए 12 2 14, यहाँ 18 4 22, अब यहाँ पे 22 रुपये टोटल होते हैं, यहाँ 14, यानी कि बैंक के पास तो अधिक पैसा बचा ना 8 रुपये, तो क्या बैंक क्या उसका करेगा, आपको आगे जाके लोन दे देगा, उसको यूज़ कर लेगा पैसे को। इस तरह से चीज़ें काम करेंगी। यहाँ पे बैंक रेट कम करेगा, CRR कम करेगा। देखो ब्याज दरें कम होंगी, मांग बढ़ाने के लिए काम होगा। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कर लेगा, यानी कि खरीद करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये काम करेगा, तो पैसा पब्लिक के पास ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेंगे, यानी कि बेरोजगारी कम होगी। लेकिन इसका एक डर भी है, उच्च मुद्रास्फीति भी यहाँ पे बढ़ने का खतरा होता है। इसी का अपोजिट हो जाता है संकुचनकारी। संकुचन समझिए कि संकुचन यानी कि पैसा सोखना है। RBI पैसा सोखेगी, यानी कि कैसे करेगी, यानी कि ब्याज दरें यहाँ बढ़ा देगी, मांग कम हो जाएगी, यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड जो लिए हैं यानी कि सरकारी प्रतिभूतियाँ उनको बेचा जाएगा। बैंक आरक्षित निधि आवश्यकताओं में वृद्धि करेगी, जैसे CRR SLR में यहाँ पर बढ़ोतरी की जा सकती है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक हाँ आज का ये कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को अपना जो है कमेंट
बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल मैंने बताया है @UPSC विद हरीश के नाम से है, आप वो ज्वाइन कर लें और जाके प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोज़ हैं उन सबको आप देखें। यूट्यूब की प्लेलिस्ट चेक करें और यहाँ पे आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।